जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कागद केरी नावरी पानी केरी गंग, कहे कबीर कैसे तीरे पांच कुसंगी संग। अर्थात संगत जी, यह शरीर कागज की तरह नाशवान है जो संसार रूपी नदी की इच्छाओं वासनाओं में डूबा हुआ है। जब तक पांच विकार काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार पर नियंत्रण नहीं कर लिया जाता, तब तक इस संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती। और संगत जी, इन पांचों प्रकार के विकार से मुक्ति दिलाकर भव सागर से पार हमें अगर कोई करा सकता है तो वो है हमारे प्यारे गुरु जी। इसलिए हम सभी को गुरु जी में ही आस्था रखनी चाहिए, गुरु जी से ही प्रीति रखनी चाहिए। किसी ने ठीक ही कहा है, प्रीत न कीजिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए। प्रीत न कीजिए पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत तो कीजिए मछली जैसी जल सूखे मर जाए। अर्थात संगत जी, जिस प्रकार से पंछी जहाँ पानी नहीं होता है वहाँ से अपना बसेरा उठा लेता है, चला जाता है, परंतु पानी के अभाव में मछली अपना दम तोड़ देती है, ठीक उसी प्रकार से संगत जी हमारे शरीर में खून दौड़ता है और अगर हमारे शरीर में खून ना हो, प्राण वायु ना हो तो हम मर जाएंगे। उसी प्रकार से हमारे अंतर मन में गुरु जी की भक्ति होनी चाहिए। अगर गुरु जी की भक्ति नहीं है तो हमारा जीवन नाशवान है, निरर्थक है। इसलिए संगत जी, गुरु जी में प्रीति रखते हुए, गुरु जी में आस्था रखते हुए आज का हम अपना सत्संग स्टार्ट करते हैं। आज का सत्संग भी बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है और संगत की जर्नी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खास है। गुरु जी ने उन्हें बहुत ब्लेस किया है, उनके पूरे परिवार को ब्लेस किया है। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जब हम ये सत्संग सुनेंगे, आप जब ये सत्संग सुनोगे तो आप भी संगत की जर्नी में खो जाएंगे और ढेरों गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होगी। आपके कई सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जो सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत महेंद्र सिंह अंकल का सत्संग है। जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से ये अवसर प्राप्त हुआ है कि आप सभी संगत के साथ मैं अपनी जर्नी शेयर करूं और मुझे ऐसा लगता है कि गुरु जी की कृपा से ही आप सभी संगत ये सत्संग सुन पा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मुझे पहली बार जो गुरु जी के दर्शन हुए थे वो हुए थे 1998 में। संगत जी, उस समय मैं सिंगापुर में था, मैं किसी असाइनमेंट पर वहाँ गया हुआ था और 1998 दिसंबर में संगत जी हम लोग इंडिया में छुट्टी मनाने के लिए आए हुए थे और उस वक्त हम लोग बेंगलोर, मैसूर सिटी वगैरह घूमने आए थे। संगत जी, हमारी जो दूसरी बेटी है उसको बचपन से ही सीवियर अस्थमा का प्रॉब्लम है और संगत जी मेरी बेटी के अस्थमा अटैक बहुत फ्रीक्वेंट हुआ करते थे और संगत जी बीइंग अ पेरेंट्स हमें आदत भी थी और हम सब उसकी चीजों को समझते भी थे, तो हम टाइमली उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया करते थे और गुरु जी की कृपा से वो ठीक भी हो जाया करती थी। और संगत जी 2-3 बार तो ऐसा हुआ, इतना सीवियर अटैक हुआ कि हमें लगा कि शायद वो नहीं बचेगी, परंतु गुरु जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो गया। और संगत जी, उस समय मेरी बेटी बड़ी हो चुकी थी और 2000 में उसे कॉलेज ज्वाइन करना था। क्योंकि हम उसको देख करके समझ जाया करते थे कि इसको अस्थमा अटैक हो सकता है, तो हम बहुत चिंतित थे कि इसे कॉलेज भी जाना है तो कैसे सब मैनेज होगा और हमारे अलावा इसको कौन समझ पाएगा कि इसको अस्थमा अटैक हो रहा है और कैसे इसको हैंडल करेगा कोई। और संगत जी, उस वक्त हमारी लाइफ की सबसे बड़ी समस्या ही यही थी कि बेटी जब आगे पढ़ेगी तो उसकी इस समस्या को डील कौन करेगा, क्योंकि उसे यूएस पढ़ने जाना था। संगत जी, मेरी बेटी का नाम नीतू है और जब हम लोग मैसूर बेंगलोर घूमने आए तब उसे बहुत सीवियर अस्थमा अटैक हुआ और संगत जी होटल की तरफ से हमें बहुत अच्छा एक डॉक्टर प्रोवाइड किया गया और उनकी हेल्प से बेटी ठीक हो गई और फिर हम वहाँ से दिल्ली आ गए। और संगत जी, हम दिल्ली में हमारे चाचा जी के पास आए और चाचा जी ने हमसे कहा कि अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो मैं तुम्हें गुरु जी के पास ले चलता हूँ, क्योंकि हमारे चाचा जी नीतू की सारी तबीयत से, उसकी हेल्थ प्रॉब्लम से अच्छी तरीके से वाकिफ थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारी श्रद्धा हो तो मैं तुम्हें गुरु जी के पास ले चलता हूँ, गुरु जी का आशीर्वाद होगा, उनकी ब्लेसिंग्स होगी तो नीतू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और संगत जी,
जी तब मेरे चाचा जी ने यह नहीं बताया कि गुरुजी है कौन। और संगत जी हम लोग तुरंत तैयार हो गए क्योंकि समस्या इतनी बड़ी थी और हमें लगा कि अगर वहाँ पर कोई सोल्यूशन मिल रहा है, कोई हल मिल रहा है तो हम तो बिना देरी करे ही हम लोग तैयार हो गए। तो फिर चाचा जी ने कहा कि दोपहर को आ जाना, हम लोग चलेंगे। चाचा जी उस समय नोएडा में रहते थे और हमें नोएडा से एम्पायर स्टेट गुड़गांव जाना था और काफी लंबा समय लगता था गुरुजी के पास जाने में। और इस लंबे सफर में मैंने कुछ पूछा भी नहीं गुरुजी के बारे में। अब संगत जी जब हम लोग एम्पायर स्टेट पहुंचे, वहाँ उतरे तो चाचा जी ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिए कि जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा आपको फॉलो करना है। और संगत जी चूंकि हम पहली बार जा रहे थे और गुरुजी शब्द सुन के ही बट ऑब्वियसली कोई भी एक अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेता है, ऐसे हमने भी बना ली। हमने सोचा कि कोई बहुत बूढ़े से दाढ़ी वाले और गेरुए वस्त्र पहन करके बैठे होंगे, वही गुरुजी होंगे और उनके आसपास उनके चेले चपाटी होंगे। लेकिन संगत जी जब हम अंदर गए तो हमें बहुत बहुत आश्चर्य हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं था अंदर। और जब संगत जी हम अंदर गए तो हमने देखा कि वेरी यंग डैशिंग पर्सन कोई बैठा हुआ है एंड ही हैज वियर्ड ब्यूटीफुल एंड कलरफुल क्लॉथ्स। और वो अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और चारों ओर बहुत भीड़ थी। और मैंने ये भी देखा कि वहाँ पर दिल्ली के बड़े एलिट क्लास के लोग आए हुए थे और सारी संगत भी बड़ी डैशिंग बहुत अच्छे से तैयार होकर के वहाँ बैठी हुई थी। तो हमने सोचा कि चाचा जी लेकर आए हैं और चाचा जी बहुत सीरियस पर्सन है तो वो हमें सही जगह ही लेकर आए होंगे। और संगत जी जैसा जैसा चाचा जी कर रहे थे हम भी उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। चाचा जी ने गुरुजी के पास जाकर के प्रणाम किया और मैंने भी उनको देखते हुए मैंने भी गुरुजी को जैसे ही प्रणाम किया, गुरुजी कहने लगे और अशोक आ गए। संगत जी मैं आपको बता दूं मेरे घर का नाम अशोक है। तो मुझे लगा कि शायद चाचा जी ने बता दिया होगा कि मैं आज लेकर के आऊंगा, तो मुझे कोई इतना आश्चर्य नहीं लगा। लेकिन संगत जी मुझे बाद में पता चला कि चाचा जी ने हमारे बारे में कुछ बताया ही नहीं था। एक्चुअली संगत जी जो भी वहाँ आता था गुरुजी की कृपा से ही पहुँचता था और गुरुजी उन्हें अपने नाम से ही बुलाया करते थे। और संगत जी मेरी वाइफ उषा, श्रीमती उषा मेरी बेटी नीतू के बारे में गुरुजी को बताने लगी। संगत जी गुरुजी ने बड़े प्यार से थोड़ी देर तक तो सुना और फिर मेरी वाइफ को कहने लगे मैं सब जानता हूँ, बैठ जा। तो हम लोग चुपचाप से बैठ गए। और संगत जी थोड़ी देर बाद गुरुजी ने मुझे और मेरी वाइफ को इशारा किया। क्योंकि संगत जी 1998 के दौरान जब हम लोग गुरुजी के दरबार में पहुंचे तब बहुत भीड़ हुआ करती थी। भीड़ की वजह से मेरी वाइफ नीतू को लेकर के बैठी हुई थी, मैं अलग बैठा था और चाचा जी और चाची जी अलग बैठे हुए थे। तो जैसे ही गुरुजी ने मुझे इशारा किया मैं और मेरी वाइफ नीतू को लेकर के गुरुजी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने अपना दायां हाथ उठाया और कहा कल्याण किता और फिर कहा बैठ जा। तो हम लोग बैठ गए। अब संगत जी 1998 में जो प्रोटोकॉल था वो ये था कि गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद बांटा करते थे और उसके लिए लाइन लगती थी और प्रसाद लेने के बाद सारी संगत बाहर जाकर के प्रसाद खाया करती थी और हाथ धो करके फिर से गुरुजी के दरबार में हम पहुंचते थे। तो जब हम बाहर प्रसाद खाने जाते थे तो थोड़ा सा समय मिलता था आपस में बातचीत करने का। तो जब हम प्रसाद लेकर के बाहर आए तो मुझसे चाचा जी ने पूछा कि गुरुजी क्या कह रहे थे। तो मैंने कहा कि गुरुजी ने कहा कल्याण किता। तो चाचा जी बहुत बहुत खुश हो गए, अरे वाह अब तो नीतू ठीक हो गई। तो मैंने कहा अच्छा नीतू ठीक हो गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ। तो चाचा जी ने कहा हाँ हाँ नीतू अब ठीक हो गई है और हो ही जाएगी। और संगत जी जैसा चाचा जी ने कहा वैसा ही हुआ। उसके बाद नीतू ने कभी भी अस्थमा से सफर किया ही नहीं, नॉट अ सिंगल अटैक, नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं उसे हुआ। वो बहुत अच्छे से रही। और गुरुजी ने सिर्फ क्या था, अपना दायां हाथ उठाया था और कहा था कल्याण किता, दैट्स इट। गुरुजी ने मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको ठीक कर दिया था, उसका समाधान कर दिया था। उसके बाद हम गुरुजी के पास रेगुलर जाने लगे। जैसा कि मैंने बताया संगत जी मैं सिंगापुर में था, वहाँ पर मैं कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर था। मेरी जो कंपनी थी एशिया पैसिफिक में उसका मैनेजिंग डायरेक्टर था। तो जब भी मन करता मैं इंडिया आ जाता था और मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए चला जाया करता था। और जनरली मेरा इंडिया में प्रोग्राम यह रहता था कि मैं सिंगापुर से थर्सडे के दिन पहुंच जाया करता था दिल्ली और शनिवार तक मैं वहां रहता था और संडे को मैं फ्लाइट से वापस आ जाया करता था। तो संगत जी जब गुरुजी ने नीतू को ब्लेस किया उसके बाद जब मेरा दोबारा आने का प्रोग्राम हुआ इंडिया में तो मैंने सोचा कि मैं चाचा जी को क्यों परेशान करूं, मैं डायरेक्ट ही गुरुजी के पास चला जाता हूँ। अब संगत जी मुझे दिल्ली की ज्योग्राफी के बारे में इतना कुछ आइडिया नहीं था तो मैंने जो टैक्सी वाला है उसे गलत एड्रेस दे दिया, मैंने गुड़गांव मेहरोली रोड बोल दिया। मैंने गुरुजी के एम्पायर स्टेट का जो एड्रेस है वो उसे बताया कि गुड़गांव मेहरोली रोड, जो कि रॉन्ग था। अब हम लोग घूमते रहे और हमें गुरुजी का एम्पायर स्टेट नहीं मिला तो हम समझ गए कि हम गलत रास्ते पर हैं। तो जब हम पहली बार आए थे तब चाचा जी ने हमें एक नंबर दिया था और चाचा जी ने कहा था कि जब भी कोई जरूरत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल कर लेना। ये एक संगत
का नंबर है। तो मैंने उस नंबर पे फोन लगाया, मैंने संगत से बात की और कहा कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए आना चाहते हैं, बट मैं रास्ता भटक गया हूँ, आप प्लीज वहाँ से डायरेक्शन दे दीजिए ताकि हम पहुँच जाएं और गुरुजी के दर्शन कर सकें। तो संगत ने हमें वहाँ से डायरेक्शन दिया और हम गुरुजी के एम्पायर स्टेट पहुँच गए। और संगत जी, हम एम्पायर स्टेट पहुंचे, बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए, हम आराम से वहां बैठे, गुरुजी के दर्शन किए। और जब हम वापस आने के लिए बाहर निकल ही रहे थे, तब मैंने सोचा कि क्यों ना उन संगत से मिल लूं जिन्होंने हमें डायरेक्शन देकर के बहुत हेल्प की है और उनका शुक्रिया अदा करूं। तो संगत जी, मैंने संगत में पूछा कि मेरी यहाँ पर किसी संगत से बात हुई थी फोन पर, उन्होंने मुझे डायरेक्शन दिया था, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो संगत में जो भी लोग खड़े थे वो बहुत आश्चर्य से मुझे देख रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमें क्लियर कट गुरुजी के इंस्ट्रक्शंस हैं कि जब तक संगत ना हो जाए आपको किसी के भी फोन नहीं उठाना है। तो जहाँ तक हमारा ख्याल है आपकी किसी से भी बात नहीं हुई होगी, क्योंकि हम में से किसी ने भी फोन नहीं उठाया होगा और हमारे अलावा भी किसी ने भी आपका फोन नहीं उठाया होगा। पर संगत जी, आश्चर्य तो मुझे भी हो रहा था क्योंकि मेरी तो बात हुई थी। तो एक बात तो क्लियर है संगत जी कि अगर आप गुरुजी के दर पर आना चाहते हैं, गुरुजी के मंदिर आना चाहते हैं और आप किसी तरीके से रास्ता भूल भी गए हैं, भटक भी गए हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुजी खुद आपको अपने स्थान तक, अपने मंदिर तक पहुंचाएंगे, जैसे कि मुझे पहुंचाया। और संगत जी, जब मैं पहली बार 28 दिसंबर 1998 में गया था गुरुजी के दरबार में, तो उसका भी एक बहुत अच्छा सा छोटा सा सत्संग है, वो भी आपको सुना देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत भीड़ रहती थी दरबार में, तो हम लोग सब अलग अलग बैठे हुए थे और मैंने आपको बताया था कि मेरी कुछ और एक्सपेक्टेशन थी कि ऐसा दरबार होगा, ऐसे गुरुजी होंगे, और वो एक्सपेक्टेशन मेरी ट्रू नहीं थी, सच नहीं निकली। और वहाँ का माहौल बहुत अलग था एंड आई वॉज वेरी अनकंफर्टेबल। और मेरे पास एक सज्जन आकर के बैठ गए और उन्होंने मुझसे हिंदी में बात करना शुरू कर दी और कहा कि मैं मेजर ज्ञान सिंह हूँ और मैं अजमेर का रहने वाला हूँ। और कहने लगे कि गुरुजी की जहाँ भी संगत होती है गुरुजी मेरी वही पोस्टिंग करवा देते हैं, इसीलिए मैं गुरुजी की संगत अटेंड करता रहता हूँ। उन्होंने फिर ये भी बताया कि मैं राजपूत रेजिमेंट से हूँ और मुझे उनकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब संगत जी, हम भी राजपूत हैं और हम लोग भी हिंदी बोलते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। तो फिर संगत जी, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आपको गुरुजी के बारे में कुछ मालूम है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने गुरुजी के बारे में ना कुछ पूछा था चाचा जी से, ना उन्होंने मुझे कुछ बताया था। तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता है गुरुजी के बारे में। तो कहते हैं कि अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ गुरुजी के बारे में। और फिर उन्होंने गुरुजी के बारे में मुझे बताना शुरू किया। वो सारी बातें बताई संगत जी जो आप सभी को पता है कि गुरुजी जानी जान है, आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, गुरुजी को कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरुजी सबके बारे में जानते हैं। ये सारी बातें जो आप सब जानते हैं वो सब उन्होंने मुझे बताई। तो संगत जी, बहुत सिंपल चीजें बता रहे थे गुरुजी के बारे में और बहुत प्यार से बता रहे थे और मुझे सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। और संगत जी, करीब 1 या 2 बार मैं संगत में से उठा था जब गुरुजी ने बुलाया था तब, और जब हम प्रसाद लेकर के बाहर गए थे तब। और संगत जी, जब प्रसाद लेकर हम दोबारा आए तब भी इतनी भीड़ थी, तब भी कोई उम्मीद नहीं थी कि दोबारा हम साथ में ही बैठेंगे। और संगत जी, वो पूरे ही टाइम मेरे साथ ही बैठे रहे और वो इतने अच्छे से, इतने प्यार से गुरुजी के बारे में बता रहे थे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था और मुझे लग रहा था कि चुप ही ना हो। और बस संगत जी, मैं उन्हें सुनता रहा और फिर उनसे भी आज्ञा लेकर चला गया। ये बात 28 दिसंबर 1998 की थी और अगले दिन 29 दिसंबर को हम दोबारा गुरुजी के दरबार में पहुंचे। और संगत जी, 29 दिसंबर एंड 30 दिसंबर हम दोनों दिन गुरुजी के दरबार में गए एंड द सेम थिंग वाज रिपीटेड। वैसे बहुत भीड़ थी जैसे 28 को थी और हम लोग सब अलग अलग बैठे हुए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कैसे हर बार मेजर ज्ञान सिंह मेरे बगल में आकर के बैठ जाते थे और फिर वो वही प्यार से गुरुजी के बारे में बताना शुरू कर देते थे। और संगत जी, आपको बता दूं कि वो कोई नई चीज नहीं बताया करते थे, लेकिन वो जो भी बोलते वो इतना अच्छा लगता था कि ऐसा मन करता कि वो चुप ही ना हो और मैं उन्हें सुनता रहूं। और 30 दिसंबर को उन्होंने मुझसे कहा भी कि आप कल भी यानी कि 31 दिसंबर को भी यहाँ पर आइए, हम लोग न्यू ईयर का प्रोग्राम गुरुजी के साथ मनाएंगे। लेकिन संगत जी, तब हमें अक्ल नहीं थी, तो मैंने उन्हें कह दिया कि नहीं, हमारे कुछ और प्लान्स हैं। और संगत जी, बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैं गया नहीं। लेकिन संगत जी, उस बात का लेसन ये है जो मुझे बाद में समझ में आया, और वो मुझे इसलिए समझ में आया क्योंकि जो मेजर ज्ञान सिंह है वो कोई है ही नहीं, क्योंकि मैं उसके बाद रेगुलरली संगत में जाता रहता था। और जब 1-2 साल बीत गए तो मुझे याद आया कि मेजर ज्ञान सिंह ने कहा था कि जहाँ पर भी संगत होती है तो मैं अक्सर गुरुजी के संगत में आता रहता हूँ, लेकिन वो मुझे कभी संगत में दिखाई नहीं दिए। तो मैंने वहाँ के सेवादारों से पूछा, मैंने सभी सेवादारों से पूछा कि यहाँ पर मेजर ज्ञान सिंह कौन
कौन है। लेकिन संगत जी बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी को पता ही नहीं था कि मेजर ज्ञान सिंह कौन है। और मुझे याद है कि मेजर ज्ञान सिंह ने कहा था कि जब भी गुरुजी की संगत होती है मैं आता हूँ। लेकिन संगत जी मुझे बहुत बाद में जाकर के समझ में आया कि मेजर ज्ञान सिंह तो कोई है ही नहीं। और संगत जी ये तो गुरुजी की कृपा है, क्योंकि मेरे मन में बड़ी उत्सुकता थी गुरुजी के बारे में जानने की। तो गुरुजी ने मेजर ज्ञान सिंह को क्रिएट किया और मेरी सारी जिज्ञासा शांत की। मुझे गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त हुई, बहुत अच्छा लगा सुन के। और अगर संगत जी आप सभी के मन में अगर उत्सुकता है गुरुजी के बारे में जानने की, तो मेरा दावा है कि गुरुजी आपको अपने बारे में किसी न किसी सोर्स से, किसी न किसी मीडियम से आपको उनके बारे में पता लगवा ही देंगे, उनकी जानकारी दे ही देंगे। इसलिए संगत जी आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और संगत जी 1999 में एक बहुत अच्छा एपिसोड हुआ जिसमें हम सभी के लिए बहुत बढ़िया लेसन है। 99 दिसंबर जब हम लोग गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे, बहुत कम लोग बचे हुए थे और 10-12 लोग ही होंगे, जिसमें मैं भी था, चाचा जी भी थे और भी 10-12 लोग कुछ थे। तो गुरुजी ने कहा कि चलो बड़े मंदिर चलते हैं। और संगत जी उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं था कि बड़े मंदिर क्या होता है। तो चाचा जी ने कहा कि तुम अपनी कार मत लो, मेरी कार में चलते हैं, हम अपनी कार से वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मैं उनके साथ कार में बैठ गया और संगत जी फिर हम लोग एम्पायर स्टेट से बड़े मंदिर गए, जो कि रास्ता लंबा था। और चाचा जी बहुत नाराज थे और चाचा जी ने हमें उसका रीजन बताया। और उसका रीजन ये था, गुरुजी की संगत में उस दिन एक IAS ऑफिसर आई थी जो कि बहुत ज्यादा करप्ट थी। और जो संगत जी मेरे चाचा जी थे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल पुलिस ऑफ असम एंड BSF, और उनका बेटा जो था वो CBI में था, IG। उन्हें सब पता था कि क्या हो रहा है। और उस समय क्या हो रहा था संगत जी की, ये जो IAS ऑफिसर आई थी गुरुजी के दरबार में, तो संगत जी उनके अगेंस्ट करप्शन के लिए इंक्वायरी बैठ गई थी। और चाचा जी इसलिए नाराज थे संगत जी कि जब भी इस लेडी ऑफिसर के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी बैठती थी तो ये अक्सर गुरुजी के दरबार में आ जाया करती थी, गुरुजी के चरण दबाया करती थी और गुरुजी की ब्लेसिंग से इसकी सारी इंक्वायरी खत्म हो जाया करती थी। इसकी करप्शन की जो इंक्वायरी बैठा करती थी वो सब बंद हो जाया करती थी। और इसीलिए चाचा जी बहुत नाराज थे, क्योंकि संगत जी गुरुजी हर किसी पर कृपा कर देते हैं और गुरुजी बिल्कुल भी नहीं सोचते कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसका भला करना चाहिए किसका भला नहीं करना चाहिए, सब पे कृपा करते हैं गुरुजी। एनीवे हम लोग बड़े मंदिर पहुंच गए। हमारी कार पहले पहुंच चुकी थी और गुरुजी की कार बाद में आई और हम लोग कार से बाहर निकल के खड़े थे और गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। और बस थोड़ी देर में गुरुजी की कार आई और गुरुजी कार में से निकले और जैसे ही गुरुजी हमारे पास से गुजरे इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आई, वहाँ का पूरा वातावरण खुशबू से महक उठा था। और संगत जी बस गुरुजी कुछ 5-6 मीटर ही गए होंगे और गुरुजी टर्न हुए एब्रप्टली और मेरे चाचा जी की ओर देख के बड़े स्ट्रांगली बोलते हैं और एग्जैक्ट वर्ड्स मैं आपको बोल के बता रहा हूँ। गुरुजी ने कहा, महापुरुषों की कृपा सब पर बराबर होती है। और फिर गुरुजी टर्न हुए और बड़े मंदिर में चले गए। हम भी उनके पीछे पीछे बड़े मंदिर में चले गए। तो सिंपल सा लेसन है संगत जी, गुरुजी ने खुद ही समझा दिया, हम सब पर गुरुजी की कृपा है। गुरुजी की नजर में कोई छोटा बड़ा अच्छा बुरा नहीं है। गुरुजी की कृपा सब पर बराबर बरस रही है। हमें कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी पर कृपा ज्यादा है किसी पर कृपा कम है। उनकी कृपा सब पर बरस रही है, उनका आशीर्वाद सब पर बरस रहा है। हम सभी उनके बच्चे हैं। और उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड हुआ जो कि इस इंसिडेंट के 2-3 साल बाद हुआ। जैसा कि मैंने आपको अपना स्केड्यूल बताया था कि मैं थर्सडे को आया करता था दिल्ली में और संडे को वापस सिंगापुर चला जाया करता था फ्लाइट से। और संगत जी उस समय सिंगापुर एयरलाइंस की जो फ्लाइट थी उसका टाइमिंग था 11:15 PM। तो संगत जी मैं संगत में से 8:30 बजे उठ जाया करता था और मेरे पास काफी समय होता था बोर्डिंग करने के लिए। लेकिन संगत जी एक दिन मेरे मन में आया कि मैं गुरु के द्वार पर जा रहा हूँ और जब तक गुरु जी की आज्ञा ना हो मुझे नहीं आना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से ही उठकर आ जाया करता था। तो उस दिन मेरे जब मन में ख्याल आया तो उस दिन मैं उठा नहीं और मैं वहीं बैठा रहा। मैंने सोचा कि जब गुरु जी मुझे आज्ञा देंगे मैं तभी जाऊंगा। उस समय पर मेरे साथ चाचा जी भी थे, परिवार के और भी सदस्य थे, मेरी पत्नी उषा भी थी। और संगत जी मुझे जब काफी देर हो गई मैं संगत में से नहीं उठा तो चाचा जी बड़े परेशान हो गए कि ये उठ क्यों नहीं रहा है और वो चिंता में थे कि कहीं इसकी फ्लाइट नहीं छूट जाए। तो चाचा जी ने मुझे कहा कि चलो उठो और गुरुजी से आज्ञा लो और जाओ एयरपोर्ट। और मैंने 1-2 बार चाचा जी को इग्नोर किया क्योंकि मैंने तो ठान लिया था कि जब गुरुजी आज्ञा देंगे मैं तभी जाऊंगा।
लेकिन मुझे उन्हें बार बार इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था बिकॉज ही इज ए फैमिली एल्डर। तो जब 2-3 बार उन्होंने कहा तो मैंने उनकी बात मानी। तो मैं गुरुजी के पास गया और जैसे ही मैं गुरुजी के पास गया और उनके चरणों में झुका और गुरुजी जोर से हंसने लगे और कहते हैं तेरी फ्लाइट कैंसिल, चल बैठ जा। और मैं भी बहुत मुस्कुराया और मैं वापस जाकर के संगत में बैठ गया और मैंने चाचा जी को आकर के बताया कि गुरुजी ने कहा है फ्लाइट कैंसिल। वो भी थोड़े कूल हो गए। और फिर जब बहुत देर हो गई तो गुरुजी ने हाथ के इशारे से मुझे बुलाया और कहा जाओ अब एयरपोर्ट जाओ। और हम सब बाहर आए, परिवार के सारे सदस्य बाहर आए और हमें कोई होप नहीं थी कि हमें कोई फ्लाइट मिलेगी। और चाचा जी ने मुझे कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें फ्लाइट मिलेगी, तो ऐसा करना कि वापस यहीं आ जाए ना, हम लोग साथ में घर चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। और संगत जी जब मैं एयरपोर्ट पहुंचा तो मैं पुराने एयरपोर्ट पहुंचा। जैसा कि बहुत से लोगों ने देखा होगा वहाँ पे 4 गेट होते थे और बहुत भीड़ थी, बहुत डिसऑर्गेनाइज हो रहा था, कैओटिक एनवायरनमेंट था। और एक चीज जो देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि इतनी भीड़ है, इतना रश है, लेकिन गेट पर कोई खड़ा ही नहीं था। और चूंकि हम लोग गेट नंबर 3 से अंदर जाया करते थे तो हम लोग फटाफट गेट नंबर 3 से अंदर गए क्योंकि गेट पर कोई था ही नहीं। आप इमेजिन करिए संगत जी, पूरे एयरपोर्ट पे बाहर खचाखच एयरपोर्ट भरा हुआ है भीड़ से, गेट पर कोई भी नहीं है और टोटली डिसऑर्गेनाइज, टोटली केओस एटमॉस्फेयर और कोई हमसे जानकारी ले ही नहीं रहा है, कोई गेट पे खड़ा ही नहीं है। एनीवे संगत जी हम लोग एंटर हुए और जैसे हम एंटर होते थे सामने सिंगापुर एयरलाइंस का बोर्ड होता था, लेकिन उस दिन बोर्ड था ही नहीं। और मैं थोड़ा परेशान हुआ और मैं टर्न हुआ तो देखा सामने एक हवलदार खड़ा था। तो मैंने उनसे बोला कि यहाँ पर तो सिंगापुर एयरलाइंस का बोर्ड हुआ करता था, वो तो है ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आपको बहुत देर हो गई है, अब तो बोर्डिंग बंद हो चुकी है, फिर भी एक बार आप लोग जाकर के देख लीजिए, हो सकता है आपको बोर्डिंग पास मिल जाए। लेकिन संगत जी उस समय काउंटर के पीछे जो कैबिन था वहां से एक व्यक्ति निकलकर मेरे पास आया और आकर उन्होंने मुझसे पूछा कि आर यू मिस्टर सिंह? मैंने कहा हाँ जी। और उन्होंने मुझे मेरा बोर्डिंग पास दे दिया। हालांकि मुझे आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बिजनेस क्लास के जो पैसेंजर्स होते हैं उनके बोर्डिंग पास पहले से ही प्रिंट हो जाया करते हैं। और संगत जी मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया और मैंने जल्दी से अपना एम्बार्केशन कार्ड भरा और इमिग्रेशन की तरफ गया। और संगत जी फिर वही सीन, बहुत भीड़ थी, पूरा एयरपोर्ट भरा हुआ है लोगों से। जैसा हमेशा होता है लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है इमिग्रेशन के लिए, 10-15 मिनट तो आराम से लग जाया करते थे। और संगत जी मेरे ख्याल से लगभग 5-6 काउंटर्स रहे होंगे इमिग्रेशन के। लेकिन मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य ये हो रहा था कि इतनी भीड़ होने के बावजूद, इतनी लंबी लाइन होने के बावजूद उन काउंटर्स पे कोई भी नहीं था। All those counters are open. Not a single person was standing any of the counter. और संगत जी मुझे वेट करना ही नहीं पड़ा, मुझे किसी काउंटर के थ्रू जाना ही नहीं पड़ा। एनीवे मैं अंदर गया। कुछ लोगों को याद होगा इमिग्रेशन के बाद हम जाते हैं तो सिक्योरिटी के बहुत बड़े से गेट हुआ करते थे और वहां पर भी बहुत टाइम लगता था। और संगत जी शायद आपको अभी भी आश्चर्य ही होगा कि सेम सिचुएशन थी, बहुत भीड़ थी, बहुत लोग खड़े थे, लेकिन सिक्योरिटी गेट पर कोई भी नहीं खड़ा था। उस डोर पे, उस सिक्योरिटी गेट पर एक सिंगल व्यक्ति भी नहीं खड़ा था। सो नो वेट एट ऑल। और संगत जी हम लोग वॉक करते हुए चले गए। और संगत जी आई एम द लास्ट पर्सन टू बोर्ड इन द फ्लाइट। हम जब बैठे प्लेन का दरवाजा बंद हुआ एंड वी टुक ऑफ। और अगले दिन मैंने उषा को बताया उसे कि इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल बोर्डिंग और अगली बार जब तुम गुरुजी के पास जाओगी तो बता देना। और उस दिन मंडे था, लेकिन जब उषा थर्सडे के दिन गई गुरुजी के पास तो उषा ने मुझे फ्राइडे के दिन वापस कॉल किया और कहा कि मुझे गुरुजी को बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और कहती है कि मैंने जैसे ही गुरुजी के पैर पड़े गुरुजी हंसने लगे और कहते हैं चल बता अंकल की बोर्डिंग कैसी रही फ्लाइट की। तो संगत जी इट वॉज सच ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और हम बोलते रहते संगत जी की गुरुजी का चमत्कार हुआ है या चमत्कार होते रहते हैं, बट मैं कहूंगा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन था हमारे लिए और इस लेसन को भी मुझे समझने में समय लगा। संगत जी जब मैं उस दिन गया था विदाउट प्लानिंग फॉर इट, विदाउट थिंकिंग फॉर इट, मैंने बिना किसी सोच समझ के टोटली गुरुजी को सरेंडर कर दिया था। उस दिन आई टोटली सरेंडर अकॉर्डिंग टू गुरुजी विशेस, क्योंकि मैंने सोच लिया था संगत जी कि मैं यहाँ से तभी जाऊंगा जब गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे। तो अल्टीमेटली संगत जी ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपने आप को टोटली गुरुजी को सरेंडर कर दिया था, उनके विश के अकॉर्डिंग उनके ऊपर छोड़ दिया था। तो संगत जी जब हम पूरी तरीके से सरेंडर करेंगे विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ, लाइफ इज सो ब्यूटीफुल। ये लेसन मैं आपको बताना
बताना चाहता था संगत जी कि जस्ट सरेंडर, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट लीव थिंग्स टू हिम, सब कुछ गुरु जी पर छोड़ दो। और संगत जी हमारी गीता जी में भी यही लेसन लिखा हुआ है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मो ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात हमारा अधिकार कर्म पर है, कर्म के फलों में कभी भी नहीं, इसलिए हमें सिर्फ कर्म करते जाना है, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। संगत जी आपको एक और एपिसोड सुनाता हूँ। एक बार गुरुजी ने मुझे कुछ करने को कहा था। उस टाइम एक सेवादार पास में खड़े थे जब गुरुजी मुझे कुछ बता रहे थे, और संगत जी मैं गुरुजी की पंजाबी समझ नहीं पाता था, तो मुझे ठीक से समझ में आया नहीं। अब संगत जी गुरुजी जो है वो अपने शहर की पंजाबी तो बोलते नहीं थे, वो तो अपने गाँव की ठेठ पंजाबी बोला करते थे, और गुरुजी बहुत फास्ट बोला करते थे। और संगत जी मेरे लिए गुरुजी को समझना बहुत बहुत मुश्किल था। लेकिन संगत जी इतनी हिम्मत नहीं हुआ करती थी कि हम गुरुजी से पूछ लें कि गुरुजी हमें समझ में नहीं आया, प्लीज आप दोबारा बता दीजिए। बाद में मैंने उन सेवादार से पूछा कि गुरुजी क्या कह रहे थे, आप ठीक से बताइए। और जैसा भी उनको समझ में आया होगा उन्होंने अपनी समझ से मुझे बता दिया, और मैंने वैसा ही किया। एंड लेटर ऑन मुझे रियलाइज हुआ कि दैट वाज नॉट करेक्ट। मुझे खुद ही समझ में आ गया और मुझे बहुत दुख हुआ कि गुरुजी ने मुझे कुछ और कहा था और मैं कुछ और कर गया। एनीवे संगत जी उसी पीरियड में गुरुजी ने मुझे दोबारा अपने पास बुलाया और गुरुजी ने मुझे दिन का समय दिया 11 बजे का। अब मैं गया दरबार में तो गुरुजी अकेले थे, और गुरुजी ने मुझे कहा कि मैं तुझे कुछ बताना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत प्यार से 2 चीजें बताई संगत जी, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्लीज ध्यान से सुने। पहली बात जो गुरुजी ने मुझे कही कि पहला तो तू तेरे और मेरे बीच में किसी और को कभी मत ला। एंड संगत जी प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, नो थर्ड पार्टी शुड इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन विद द गुरुजी। गुरुजी का जो कनेक्शन है वो डायरेक्टली 1-to-1 कनेक्शन अपने आप बनेगा जब गुरुजी चाहेंगे, और ये उनका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन था। मैं समझ गया था कि गड़बड़ी मुझसे हुई है और मैंने किसी और से पूछ लिया था, मुझे उन्हीं से पूछना था। तो कहा कि किसी और को तेरे और मेरे बीच में मत ला। और संगत जी उस समय गुरुजी ने मुझे 2 कॉन्टैक्ट नंबर, 2 मोबाइल नंबर दिए और कहा कि एक मोबाइल नंबर गौरव का है जो उनके निफ्यू हैं, और एक मोबाइल नंबर मुझे उन्होंने अपने ड्राइवर का दिया। और गुरुजी ने कहा कि मैंने इन दोनों को कह रखा है कि तेरा जब भी फोन आएगा मुझसे तुरंत बात करवाना, मैं पास में रहूं या ना रहूं, कहीं भी रहूं, मुझसे तुरंत बात करवाना। तो गुरुजी क्या कहना चाह रहे थे मुझे कि तेरा जब भी मन करे तू मुझसे फोन पर बात कर सकता है, और तू जब भी मुझे फोन करेगा उसमें कोई अनसर्टिनिटी नहीं है कि मैं बात करूंगा या नहीं करूंगा, मैं निश्चित तौर पे तुझसे बात करूंगा। और इसको भी समझने में मुझे थोड़ा समय लगा संगत जी। और संगत जी ये गुरुजी का क्लियर कट मैसेज था दैट गुरुजी इज अवेलेबल फॉर ईच वन ऑफ अस, एंड व्हेनेवर वी वांट टू कनेक्ट विथ हिम वी कैन कनेक्ट। इट इज ओनली अप टू अस संगत जी। अगर कुछ गड़बड़ी है, अगर कुछ अनसर्टिनिटी है, दैट ओनली आवर पार्ट, नॉट गुरुजी's पार्ट। गुरुजी's डोर आर ऑलवेज ओपन 24/7। और उन्होंने हमें क्लियरली इंस्ट्रक्शन दिए कि हम गुरुजी को कभी भी किसी भी समय अप्रोच कर सकते हैं। आप फिर से समझिए संगत जी, आपका जो कनेक्शन है गुरुजी से वो डायरेक्ट है, उसके बीच में किसी को भी नहीं आना है। और आप किसी के थ्रू ये समझने की कोशिश मत करिए कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्या चाहते हैं और क्या करना है। ये सब कुछ आपको खुद ही करना है। और गुरुजी इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर हिज संगत। और संगत जी मैंने गुरुजी को कभी सोते हुए नहीं देखा था। हम लोग बहुत देर देर तक वहाँ बैठे रहा करते थे, और गुरुजी हमें बिठाते भी थे। कभी 2 बज जाते थे, कभी 2:30, कभी 3, कभी 4। और फिर मुझे किसी संगत ने बताया कि गुरुजी अर्ली मॉर्निंग ना पाठ किया करते थे। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ संगत जी कि हमारे जाने के बावजूद भी 2-3 संगत वहाँ बैठी रहा करती थी। कोई संगत 3 बजे तक बैठी है, कोई 4 बजे तक बैठी है। और संगत के परिवार के लोग कहते थे कि गुरुजी 4 बजे पाठ किया करते थे। तो मैं सोच में पड़ गया संगत जी कि गुरुजी सोते भी है या नहीं। पर संगत जी गुरुजी से पूछने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि गुरुजी से कुछ भी नहीं पूछा करते। लेकिन संगत जी एक दिन मैं गुरुजी के साथ अकेला बैठा हुआ था, और बच्चों की तरह मेरे मन में क्यूरियोसिटी थी, तो मैंने सोचा पूछ ही लेता हूँ गुरुजी से। और मन में ये भी विचार आया कि हो सकता है मुझे डांट पड़ जाए, पर सोचा कि कोई है तो है नहीं, मैं ही अकेला हूँ, कोई बात नहीं, अगर डांट भी पड़ गई तो मैंने संगत जी गुरुजी से धीरे से पूछा, गुरुजी आप कभी सोते हैं? और संगत जी गुरुजी इतने प्यार से मुस्कुराए हैं, आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट स्माइल। वो जो मुस्कुराहट थी संगत जी, वो किसी ह्यूमन बीइंग की मुस्कुराहट नहीं थी, सच ए डिवाइन स्माइल। उनकी स्माइल में इतना इतना प्यार था। और गुरुजी बहुत प्यार से मुझे बोलते हैं, और अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो गुरुजी के एग्जैक्ट वर्ड्स थे। मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा,
जैसा कि संगत जी आप जानते हैं कि गुरुजी एग्जैक्टली ठेठ पंजाबी बोला करते थे, लेकिन उस दिन गुरुजी के ये एग्जैक्टली वर्ड्स थे कि मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। और उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि संगत जी गुरुजी अच्छी प्रकार से जानते थे कि मैं अगर पंजाबी में बोलूंगा तो इसे समझ में नहीं आएगा। और संगत जी गुरुजी ने बहुत क्लियरली हमें बता दिया था कि वो कौन हैं। गुरुजी शिव जी हैं, महाशिव हैं। ही इज द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज क्रिएशन and he is the one who is looking after to all his creation। उन्होंने खुद ही बता दिया मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा। अब संगत जी गुरुजी शिव जी की तरह यहाँ क्यों हैं हमारे बीच में? और संगत जी इसका रीजन शिव पुराण में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन है। जब शिव जी को सृष्टि की रचना का मन हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी का सृजन किया और ब्रह्मा जी को शिव जी ने इंस्ट्रक्शन दिए, नाउ यू क्रिएट द सृष्टि। आप शिव पुराण में पढ़ सकते हैं कि बहुत एफर्ट के बाद, बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड के बाद जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया और संगत जी जब फाइनली उन्होंने सृष्टि का निर्माण करने में सक्सेस प्राप्त कर ली, सफलता प्राप्त कर ली, तो बहुत खुश हुए ब्रह्मा जी। और इतने खुश हुए कि उन्हें अपने आप में घमंड हो चला। तो शिव जी के मन में आया कि इसे इतना घमंड किस बात का है। और शिव जी जो है वो बहुत नाखुश हुए और जब उन्होंने सृष्टि पर नजर डाली तो और नाखुश हुए। उन्होंने क्या देखा सृष्टि पर? उन्होंने देखा चारों तरफ वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन, ट्रेजेडीज, रॉन्ग थिंग्स हो रही है। जो कुछ भी गलत हो सकता है वो सब कुछ शिव जी ने सृष्टि में देखा। पाप देखा, इतने दुष्कर्म देखे। शिव जी बहुत उदास हो गए और ब्रह्मा जी को भी बाद में इस बात का पता चल गया कि शिव जी नाराज है और नाराजगी का कारण क्या है। तो ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई है, आप इसे ठीक कर दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, मैं इसे ठीक नहीं करूंगा, मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, तुम ठीक करो। लेकिन शिव जी ने एक बात कही कि मैं अपने भक्तों के लिए कभी कभी सृष्टि पर जाऊंगा और उनका कल्याण करूंगा। और संगत जी शिव पुराण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए शिव, सदाशिव, महाशिव साक्षात सृष्टि पर, पृथ्वी पे अंतरित होते हैं समय समय पर। और संगत जी शिव जी इसलिए नहीं आते हैं धरती पर कि उन्हें सृष्टि ठीक करनी है, जो गड़बड़ी हो गई है उसे ठीक करना है, नहीं, वो धरती पे अंतरित होते हैं अपने कुछ भक्तों का कल्याण करने के लिए। और संगत जी ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण किया है, वो जिस प्रोटोकॉल के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण किया है वो है कर्म बंधन। सब अपने कर्म बंधन को पूरा करने के लिए सृष्टि पर जन्म लेते हैं, अपने कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं। और हमारे साधु पुरुषों ने, महापुरुषों ने कहा है कि ये जो कर्म है हमारे संगत जी कम नहीं होते, ये और बढ़ते चले जाते हैं। तो इसलिए संगत जी भगवान खुद मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर अंतरित होते हैं, आते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं, उनके कर्म काटते हैं। और खुद भगवान, खुद ईश्वर, खुद परमेश्वर अपने भक्तों के कर्मों को काटने के लिए खुद सफर करते हैं, खुद उस चीज को झेलते हैं और फाइनली वो हमें मुक्ति प्रदान करते हैं। और गुरुजी इस धरती पर आए हैं क्योंकि वो साक्षात शिव है, परम शिव है। और गुरुजी इसलिए धरती पर नहीं आए थे कि उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा बनाए गई सृष्टि के जो नियम है उनका उल्लंघन करना था, उनका वायलेशन करना था। एक्चुअली गुरुजी फोर्स टू कम इन ह्यूमन बॉडी एंड ही सफर्स फॉर अस। आप सभी संगत ने कई बार सुना होगा, कईयों ने तो देखा होगा कि गुरुजी खुद अपनी संगत के लिए बहुत बहुत सफर किया करते थे और संगत के सारे दुख, तकलीफ, कष्ट वो अपने ऊपर ले लिया करते थे। संगत जी हालांकि मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मुझे कई संगत ने बताया है कि गुरुजी खून की उल्टियां किया करते थे। उन्हें बहुत पेन होता था, उन्हें बहुत कष्ट रहता था और इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे एम्स के डॉक्टर भी आया करते थे। बस संगत जी ये समझे कि गुरुजी भक्तों के लिए आए हैं और भक्तों के लिए गुरुजी ने इतना सफर किया है। अब संगत जी गुरुजी चले गए हैं, फिजिकल फॉर्म में नहीं है, उनका चोला नहीं है, लेकिन अभी भी गुरुजी हम सब के बीच में ही मौजूद हैं और वो सारे एक्सपीरियंसेस अभी भी हो रहे हैं जो उनके अपने फिजिकल फॉर्म में थे तब होते थे। और संगत जी गुरुजी कहा करते थे कि मुझसे बात मत किया कर, मुझसे टेलीपैथी से बात किया कर। और मुझे इस बात को समझने में थोड़ा समय लगा। गुरुजी का मतलब था कि तू ध्यान किया कर। और संगत जी जब हम गुरुजी की संगत में जाया करते थे, गुरुजी ध्यान करवाते थे, शब्द चलते रहते थे, हम लोग सब वहाँ पर आंख बंद करके बैठे रहते थे। मुझे नहीं पता कि कभी किसी को मेडिटेशन का एक्सपीरियंस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा मेडिटेशन का एक्सपीरियंस वहाँ हुआ है। और संगत जी मेरा मेडिटेशन बहुत अच्छा हुआ करता था, तो आई वॉज वेरी क्यूरियस ये जानने के लिए कि मैं देखूं कि और भी लोग मेडिटेशन करते हैं या नहीं। क्योंकि संगत जी मेडिटेशन इतना अच्छा होता था कि आंखें नहीं खुलती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं देखूंगा कि और भी कोई एक्सपीरियंस कर रहा है या नहीं। और जब संगत जी मैंने अपने आप को फोर्स किया आंखें खुली रखने के लिए और जब मैंने चारों तरफ देखा, एवरीवन इज इन ट्रांस, सबका सब ध्यान लगाकर बैठे हुए थे। आई मीन टू से द मेडिटेशन वाज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। और वही गुरुजी चाहते थे
थे, और जब गुरुजी अपने शरीर में थे तब उन्होंने हमें प्रैक्टिस करवाई मेडिटेशन की। और संगत जी, वी मस्ट कंटिन्यू दैट। हमें वो अभी लगातार मेडिटेशन करना चाहिए, एंड दैट इज द ओनली वे टू रीच गुरुजी। एकमात्र यही साधन है कि हम गुरुजी तक पहुंच पाएंगे। मैं फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि गुरुजी ने क्या लेसन्स दिए। तेरे और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, एंड ही इज अवेलेबल ओनली थ्रू टेलीपैथी, थ्रू ध्यान, थ्रू मेडिटेशन। इसलिए संगत जी, आप ध्यान में बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, जितना हो सकता है उतना बैठिए, प्रयास कीजिए, एफर्ट करिए, आप करते रहिए संगत जी, एंड यू विल बी सक्सेसफुल टू कनेक्ट विद द गुरुजी। इट इज गारंटीड बाय हिम। ये खुद गुरुजी ने गारंटी ली है। सब कुछ हमारे हाथ में है संगत जी। द मोर एफर्ट वी मेक, द मोर सक्सेसफुल वी विल बी। अब संगत जी, आजकल हम लोगों का एक ट्रेडिशन हो गया है कि जब संगत में बहुत सारे लोग होंगे तभी ध्यान होगा, तभी वो संगत कहलाएगी, तभी शुक्राना होगा और तभी हमारा ध्यान लगेगा। एंड संगत जी, दिस इज नॉट ट्रू। संगत जी, आपकी संगत गुरुजी के साथ है, हमारी संगत भीड़ के साथ नहीं है। एंड संगत जी, हमें किसी बड़ी गैदरिंग का वेट नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ मेडिटेशन करना चाहिए और गुरुजी से कनेक्शन बनाना चाहिए। और संगत जी, आपको जो भी प्लेस कन्वीनियंट लगती है आप वहां बैठ के ही अपना मेडिटेशन कर सकते हैं, गुरुजी से कनेक्शन बना सकते हैं। और जो हमें जरूरत है वो है साइलेंस की, शांत रहने की, हमें कोई डिस्टर्ब न करे, एक ऐसी जगह की गुरुजी का स्वरूप सामने हो तो अच्छा है, वरना मन की आंखों से हम अगर अपने गुरुजी का ध्यान करें, उनके स्वरूप को देखें और कनेक्शन बनाएं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और संगत जी, ये सब कुछ गुरुजी बता कर गए हैं, इसमें कोई भी डाउट की बात नहीं है। और हमें लंगर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। लंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लंगर मिले संगत जी तो बहुत बहुत रिस्पेक्ट से उस लंगर को ग्रहण कीजिए। और संगत जी, हम सभी जानते हैं गुरुजी सर्वशक्तिमान हैं। और संगत जी, एक बात और बता दूं कि गुरुजी हमारे लिए वेट नहीं कर रहे हैं कि एक लंगर खाएगा तो मैं इसको ब्लेस करूंगा। क्योंकि संगत जी, जो हमारा पहला एक्सपीरियंस था, हम पहली बार जब गुरुजी के दरबार में पहुंचे थे, गुरुजी ने हमें बुलाया, अपना दाहिना हाथ ऊपर किया और हमें ब्लेस किया और कहा जा कल्याण किता। और संगत जी, मैं आपको बता दूं, उस समय तो लंगर होता भी नहीं था और उस समय लंगर के लिए गुरुजी कुछ ही लोगों को रोका करते थे। आप ये मत समझिए कि मैं लंगर को लेस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। लंगर बहुत इंपॉर्टेंट है। लंगर में डिवाइन ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। आपके शरीर के कष्ट, आपके जीवन के कष्ट उस लंगर से दूर होंगे। व्हाट आई मीन टू से हियर संगत जी, कि आप गुरुजी को फोकस कीजिए, गुरुजी में ध्यान लगाइए। इसलिए संगत जी, सब कुछ गुरुजी पर सरेंडर कर दीजिए। और जब आपको गुरुजी मिल जाते हैं तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। बाकी चीजें तो सब मैटेरियलिस्टिक थिंग है, वो सब स्वतः ही अपने आप आपकी लाइफ में आ जाएगा। इसलिए संगत जी, गुरुजी की बातों को फॉलो कीजिए, अपने जीवन में उतारिए और आडंबरों से दूर रहिए और सिर्फ टोटल कनेक्शन, टोटल सरेंडर गुरुजी से बनाइए। फिर देखिए सब कुछ आपकी लाइफ में अपने आप सब कुछ प्रॉपरली होता चला जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।